कल हमने पढ़ा था रॉलेट एक्ट विरोधी सत्याग्रह। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेज सरकार ने सेडिशन कमेटी का गठन किया था, जिसके अध्यक्ष थे रिटायर्ड न्यायाधीश सर सिडनी रॉडलर। तो हमने कल देखा था कि उन्होंने एक ऐसा कानून बनाया था, उस कमेटी ने एक ऐसा कानून बनाया जिसमें पुलिस अकारण किसी भी व्यक्ति को 2 सालों के लिए गिरफ्तार कर सकती है, जेल भेज सकती है और वो व्यक्ति उसके विरोध में न्यायालय में अपील भी नहीं कर सकता। भारतीय जनता ने विरोध किया, लेकिन इस विरोध के उपरांत भी फरवरी 1919 में गवर्नर जनरल की असेंबली में इसे पास कर दिया गया और 16 मार्च 1919 को इसको लागू भी कर दिया गया। जब ये एक्ट लागू हो गया था, उसके बाद में मोतीलाल नेहरू ने इसका विरोध करते हुए कहा कि वकील नहीं, अपील नहीं, दलील नहीं का कानून कहा। यानी कि जिस कानून में कोई वकील नहीं हो सकता, कोई अपील नहीं की जा सकती, कोई दलील नहीं दी जा सकती, ऐसा कानून रॉलेट एक्ट के विरोध में मोतीलाल नेहरू ने कहा। मोहम्मद अली जिन्ना ने इस कानून को कानून विहीन कानून कहा, जिसमें कोई कानून ही नहीं है, कानून विहीन कानून। गांधी जी ने इसे काला कानून कहा और 30 मार्च 1919 को इस कानून के विरोध में सबसे पहले दिल्ली में हड़ताल की। गांधी जी को ये लगा कि राष्ट्रीय स्तर पर वो किसी आंदोलन को चला सकते हैं या नहीं, ये चेक करने के लिए सबसे पहले गांधी जी ने दिल्ली में हड़ताल की इस कानून के विरोध में और दिल्ली में हड़ताल सफल हुई। फिर वहाँ से प्रेरित होकर गांधी जी को ज़्यादा जोश आया कि वो और इस राष्ट्रीय आंदोलन को आगे तेजी से बढ़ा सकते हैं। तो इन्होंने 6 अप्रैल 1919 को दिल्ली को छोड़कर पूरे भारत में हड़ताल करी, सरकारी प्रदर्शन किए, सरकार के विरोध प्रदर्शन किए और सबसे ज़्यादा प्रदर्शन हुआ पंजाब में। इस आंदोलन का सबसे ज़्यादा उठाव दिखा पंजाब में। जो पंजाब के स्थानीय नेता थे सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल, ये पंजाब के स्थानीय नेता थे जिन्होंने इस रॉलेट एक्ट के विरोध में जो ये सत्याग्रह चल रहा था, आंदोलन चल रहा था, गांधी जी को देखकर गांधी जी को बोला कि आप हमारे पंजाब में आइए। गांधी जी को बुलाया। अब गांधी जी को पंजाब में बुलाया, गांधी जी आना चाहते थे। अब जो सिख थे पंजाब में, उनको तो बस एक आग लगाने की जरूरत थी। सिख तो वैसे भी लड़ाका होते हैं, उनको एक बार चिंगारी मिल गई तो वो पूरा आंदोलन खत्म करके ही दम लेते। तो उन्होंने गांधी जी को अपने पास बुलाया और बुलाने के लिए गांधी जी को कहा कि आप आइए। अब गांधी जी आने के लिए ट्रेन में बैठे। अब ट्रेन पंजाब सुबह 9 बजे पहुंचने वाली थी। 9 बजे गांधी जी आए नहीं। दूसरी ट्रेन में भी गांधी जी नहीं आए। तो बाद में वहाँ जो जनता थी, जो गांधी जी का इंतजार कर रही थी, उस जनता को ये लगा कि गांधी जी में तो अभिमान आ गया है, गांधी जी आए नहीं है, वो क्या हमारे नेता है, ये वो। जनता में हड़कंप मच गया कि गांधी जी को बुलाया और गांधी जी नहीं आए। 9 बजे नहीं आए, 10 बजे नहीं आए, 11 बजे नहीं आए। फिर एक मुखबिर आया और उसने सूचना दी कि गांधी जी को तो अंग्रेजों ने पकड़ लिया है। वो ट्रेन में बिठाकर, कोई बोलता है कि गांधी जी को ले गए हैं, कोई बोलता है गांधी जी को मार दिया गया है। मतलब इन अफवाहों को फैला दिया गया। और एक पलवल नामक जगह थी हरियाणा के पास, जहाँ से पुनः गांधी जी को अहमदाबाद भेज दिया। मतलब जो अंग्रेजी सरकार थी वो ये नहीं चाहती थी कि गांधी जी पंजाब जाए और पंजाब में इस आंदोलन को आगे बढ़ाए। तो उन्होंने जो पलवल एक हरियाणा के पास एक जगह है, वहाँ तक जब ट्रेन आई तो ट्रेन का इंजन खोल के उल्टा घुमा दिया और उस ट्रेन को वापस अहमदाबाद की तरफ भेज दिया। इस घटना से जो सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल, जो वहाँ के स्थानीय नेता थे, वो बहुत नाराज हुए और पंजाब के डीजी उस वक्त थे माइकल ऑक्टेवियन डायर, ओ डायर, मतलब जो डायर थे, उनके पास ज्ञापन देने गए। ये ज्ञापन है, उनके पास ज्ञापन देने गए। इस घटना में मतलब इस सब भगदड़ में जनता में भगदड़ मच गई और वहाँ पर क्या हुआ कि 2 अंग्रेज महिलाएं घायल हो गई। अब जब अंग्रेज महिलाएं घायल हो गई तो जो अंग्रेजी सरकार थी वो बहुत इसको बढ़ा चढ़ाकर दिखाने लगी। भारतीय लोग को भले मार दे, गोली मार दे, उनके साथ कितना ही बुरा व्यवहार कर ले, गालियाँ निकाल ले, कुछ भी कर ले, घायल हो जाए, मर जाए,
उनका किसी को कोई परवाह नहीं है। लेकिन अंग्रेजी महिलाएं, वो भी गौरी मैम, और वो मैम जो थी वो घायल हो गई, 2 औरतें घायल हो गई। इस अफवाह को अंग्रेजी सरकार ने बहुत फैलाया और इसको एक इस घटना के रूप में लिया कि हमारी 2 महिलाएं, अंग्रेज महिलाएं घायल हो गई है इन सब मूर्खों की वजह से। तो इस सब का बदला लेने के लिए ओ डायर ने, ये सब नहीं हो इसलिए ओ डायर ने वहाँ पे मार्शल लॉ लागू कर दिया। अब पंजाब में मार्शल लॉ लगा दिया। पंजाब की भोली भाली जनता जो ना मार्शल लॉ के बारे में जानती थी। मार्शल लॉ का मतलब ये होता है कि 2 लोग साथ में खड़े नहीं रह सकते, भीड़ इकट्ठी नहीं हो सकती और आप सरकार की आलोचना नहीं कर सकते, और पूरा जो सिस्टम होता है वो सब सेना के हवाले हो जाता है। इस मार्शल लॉ के बारे में जनता को कोई भी सूचना नहीं, मतलब कोई भी समझता नहीं था कि मार्शल लॉ क्या होता है। जनता बिल्कुल भोली भाली भारतीय अनपढ़ जनता, 96% जनता उस वक्त अनपढ़ हुआ करती थी। तो अनजान जनता जिसको मार्शल लॉ के बारे में कुछ भी पता नहीं था और मार्शल लॉ लागू कर दिया। फिर कुछ दिनों बाद 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में बैसाखी का मेला लगता है। अब बैसाखी का मेला लगता है तो मेले में तो सब लोग जाते हैं और उनकी ज़रूरत का सामान पूरे साल भर का वो उसी मेले में से खरीदते हैं। लोग पहले यही होता था कि कुछ सामान की ज़रूरत होती थी, किचन का, घर का, कोई भी सामान ऐसा था जो हम मेले में से जाकर खरीदते थे। इंतज़ार करते थे कि जब मेला आएगा तब हम सामान खरीदेंगे। तो 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का मेला था अमृतसर जलियांवाला बाग में। अब वो मेले का दिन था, बच्चे भी एक्साइटेड, मम्मियाँ और उनके पिताजी सब लोग बहुत एक्साइटेड थे मेले में जाने के लिए, सामान खरीदने के लिए, जैसा कि हमेशा होता था। लेकिन इस बार मार्शल लॉ लगा हुआ था, 2 लोग आपस में एक साथ मिल नहीं सकते थे, सरकार की आलोचना नहीं कर सकते थे। ये हुआ कि ये था जलियांवाला बाग, और ये जो जलियांवाला बाग था इसके आसपास की जो गलियां थी ये बहुत सकड़ी थी। हालांकि जो आगे इसके रोड थी ये तो चौड़ी थी, इसके आगे की जो रोडें थी ये तो चौड़ी थी, लेकिन ये तो जो रोडें थी ये तो चौड़ी थी और ये जो गलियां थी ये थोड़ी सकड़ी थी। और जब मेला चालू हुआ तो यहाँ से महिलाएं और बच्चे सब आए और यहाँ चले गए। यहाँ पे दुकानें थी खाने पीने की, बच्चों की, महिलाओं की जो काम की चीज़ें होती है वो इन दुकानों पे मिल रही थी। तो यहाँ से सब लोग अंदर गए और यहाँ इन दुकानों पर बच्चे और महिलाएं यहाँ इस साइड थे, और जो पुरुष थे यहाँ एक दंगल चल रहा था, सब पुरुष इसके आसपास वो दंगल देख रहे थे। ये बैसाखी का दिन था, बैसाखी का मेला वहाँ पे लग रहा था अमृतसर के जलियांवाला बाग में। जलियांवाला बाग का सिर्फ एक ही गेट था जहाँ से बाहर निकला जा सकता था, बाकी जलियांवाला बाग की जो दीवारें थी बहुत लंबी थी, वहाँ से कोई भी कूदकर फांदकर नहीं जा सकता था। तो वहाँ पर जो दंगल चल रहा था, यहाँ पर एक ऐसा पहलवान था जो लड़ रहा था और सभी पहलवानों को हरा रहा था। अभी वो पहलवान बार बार ये कह रहा था कि है किसी में दम जो मुझे हरा कर दिखा सके, है किसी में दम जो मुझे हरा कर दिखा सके। तो ऐसे बहुत सारे जोश खाकर उससे लड़ने के लिए गए, लेकिन वो सभी को हरा देता था। फिर एक किसान का बेटा था, उसने बोला कि किसी ने माँ का दूध पिया है तो आए और मुझसे लड़े। तो एक किसान का बेटा था जो वहाँ पर गया उस दंगल में उससे लड़ने। हालांकि वो 60 किलो का ही था, बहुत पतला था, उससे लड़ने के लिए वो बहुत कम था, लेकिन फिर भी उसने उसको हरा दिया। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, उसने ट्रिक लगा के उसको चित कर दिया उस दंगल में। तो ये सब दृश्य लोग देख रहे थे। और एक किसान का बेटा था जिसका नाम था हंसराज चौधरी, वो इस जलियांवाला बाग की दीवार के ऊपर चढ़ गया था और वहां से उसने जनता को जोश दिलाया कि एक किसान का बेटा अगर लड़ सकता है, एक किसान का बेटा इतने बड़े तगड़े पहलवान से लड़ सकता है, तो क्या हम अंग्रेजी शासन के खिलाफ नहीं लड़ सकते? हमें खड़ा होना चाहिए, हमें उठना चाहिए, हमें आवाज़ उठानी चाहिए और हमको हमारे आज़ादी के लिए आगे कदम बढ़ाने चाहिए। हम लड़ेंगे, हम इन अंग्रेज़ों से लड़ेंगे। ऐसे जनता में जोश भर रहा था और वहाँ से जलियांवाला बाग की इस दीवारों के यहाँ पर खड़ा होकर जनता में जोश भर रहा था।
ये सूचना, ये खबर एक मुखबिर ने जाकर ओ डायर तक पहुंचा दी। ओ डायर को दे दी कि ऐसा जलियांवाला बाग में हंसराज चौधरी नाम का किसान का बेटा है, वो ऐसे भीड़ को भड़का रहा है और सरकार की आलोचना कर रहा है। अभी ये सुनकर ओ डायर ने आर डायर को आदेश दे दिए कि जाओ गोलियां चला दो। गोली चलाने के आदेश आर डायर को मिल गए। गोला बारूद लेकर आर डायर पहुंच गया अपनी गाड़ियों को सबको लेकर जलियांवाला बाग के यहाँ पे, लेकिन गाड़ियां अंदर नहीं जा पा रही थी क्योंकि जलियांवाला बाग की जो गलियां थी बहुत सकड़ी थी। फिर वो गाड़ियों से उतरकर अपने हथियार लेकर यहाँ से बढ़ने लगा जलियांवाला बाग के अंदर की तरफ। इस साइड महिला और बच्चे थे और इस साइड पुरुष थे। गोलियां बरसना शुरू हुई। सभी को, बच्चों को, महिलाओं को, सभी की तरफ गोलियां बरसाना शुरू कर दी और इस जबरदस्त हत्याकांड में सभी, बहुत सारे लोग घायल हुए, बहुत सारे लोग मारे गए। भागने की कोशिश करते तो गेट एक ही था, सिर्फ एक हंसराज जैसा था जो दीवार पे ऑलरेडी पहले चढ़ा हुआ था, वो ही कूद कर जा सकता था। बाकी कोई भी महिलाएं, बच्चे यहाँ से बाहर नहीं जा सकते थे। लेकिन बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत सारे लोग घायल हुए, उसका कोई आंकड़ा अभी तक हमको नहीं मिला। और बाद में रिपोर्ट में ये साबित किया कि 379 लोग मात्र मरे और 400 लोगों की लगभग मृत्यु हुई है। जो पंजाब में मार्शल लॉ लगा था, इसका पहले किसी ने बताया नहीं और भोली भाली मासूम जनता को इस तरह गोलियों से शहीद कर दिया। इस तरह गोलियां बरसाई उन पर, बच्चे, मासूम बच्चे, सभी पर उन्होंने। जलियांवाला बाग में बहुत भयंकर हत्याकांड हुआ। तो ये था जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 13 अप्रैल 1919। और फिर यही था कि वो जो सैन्य अधिकारी था उसने हजारों लोग घायल हुए, भीड़ पर गोलियां चलाई और यहाँ लिखा था कि 379 लोग मारे गए, जिसके कोई पुष्टि नहीं थी, उससे ज़्यादा ही लोग मारे गए थे। रविंद्रनाथ टैगोर ने इस हत्याकांड के विरोध में नाइटहुड की उपाधि त्याग दी और जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी सभा में थे, शंकर नायर, उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। और गांधी जी ने कहा, कोई उपाधि नहीं त्यागी, लेकिन गांधी जी ने बोला, अंग्रेज सरकार ने भारतीयों के सहयोग का अवसर हमेशा के लिए खो दिया है। 18 अप्रैल 1919 रॉलेट एक्ट विरोधी सत्याग्रह समाप्त हुआ, जिसमें गांधी जी सफल नहीं हो पाए। पहला राष्ट्रीय आंदोलन जो गांधी जी का असफल रहा। लेकिन जो हमारी भारतीयों की जान गई थी, उसके लिए कांग्रेस ने निष्पक्ष जांच की मांग की और दोषियों को दंडित किए जाने की मांग की। इसके लिए डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी, उसका अध्यक्ष था हंटर, तो इसलिए उसको हंटर कमेटी भी कहा जाता है। अक्टूबर 1919 में इस कमेटी का गठन हुआ जांच करने के लिए और इस कमेटी में अंग्रेज अधिकारी थे और साथ में कुछ भारतीय थे, 3, जिसमें जगत नारायण, चिमनलाल चित्रवाल और साहबजादा सुल्तान, ये 3 लोग थे। लेकिन ये तीनों उस समय अंग्रेजी सरकार के पिट्ठू हुआ करते थे। उनका उस कमेटी में होना नहीं होना कोई मायने नहीं रखता था। और उस रिपोर्ट के अनुसार हंटर कमेटी की रिपोर्ट ने जनता को दोषी बताया, हमारी भोली भाली जनता जिन्हें मार्शल लॉ का बिल्कुल ज्ञान नहीं था, और उन पे गोलियां बरसाई गई। और ऊपर से इस कमेटी की रिपोर्ट ने हमारी जनता को दोषी बताया और कहा कि डायर से मानवीय भूल हुई है। जो ओ डायर था, ये गोलियां चलाकर अंत में उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये कह दिया कि डायर से मानवीय भूल हुई है। लेकिन इस कमेटी की रिपोर्ट से हमारे नेता जो थे, गांधी जी, कोई भी खुश नहीं थे। इसलिए कांग्रेस ने अपनी ओर से तहकीकात कमेटी दिसंबर 1919 में गठित की, जिसके अध्यक्ष थे मदन मोहन मालवीय। गांधी जी, मोतीलाल नेहरू, सीआर दास, एम जयकरे, तेयबजी हुसैन, ये सभी इस कमेटी के सदस्य थे। और इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में सरकार एवं डायरों को दोषी बताया और डायरों को बर्खास्त कर दंडित करने की मांग की। दबाव के कारण डायरों को बर्खास्त किया गया। यहाँ से जो दबाव बना और डायरों को बर्खास्त कर दिया गया। गांधी जी ने इस रिपोर्ट को पन्ने दर पन्ने निर्लज रिपोर्ट कहा, क्योंकि यहाँ पे हमारी भोली भाली जनता को दोषी बताया गया। हमारे साथ, भोली भाली जनता के साथ जो इतना बुरा हुआ था, उसका बदला लेना तो बनता था, तो ऐसे चुप तो नहीं बैठ सकते थे, तो यहाँ बदला लिया गया। और
बर्खास्तगी के बाद जब जनरल ओ डायर और आर डायर लंदन पहुंचे, वहां पे संसद में उन्हें सम्मानित किया गया, स्वॉर्ड ऑफ ऑनर पुरस्कार दिया गया और चंदा इकट्ठा करके उनको बहुत सारी धनराशि दी गई कि आराम से रहो, ऐश करो, मजे करो। उधम सिंह जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हो रहा था, उधम सिंह के माता पिता नहीं थे और उधम सिंह के चाचा चाची उसे पाल रहे थे। उधम सिंह की उम्र उस समय थी 12 साल। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तब उधम सिंह की उम्र 12 साल थी। चाचा उसे जान से भी प्यारे थे और जान से भी प्यारा रखते थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड में चाचा चाची और उधम सिंह तीनों गए थे और उधम सिंह ने उस खून में लथपथ हुए अपने चाचा को देखा, अपनी चाची को आंखों से देखा था और उसके चाचा ने उसे बचाते हुए गोलियां उधम सिंह की जगह पर अपने सीने पर ले ली और खून में लथपथ हो गए। खून की नदियां बह गई। खून से भरी उस मिट्टी से उधम सिंह ने कसम खाई कि मेरी हर एक श्वास आज मेरे चाचा और चाची के खून का बदला लेगी। और वहां से जब उधम सिंह ये छोटा था, उस समय जब उधम सिंह बड़ा हुआ और पढ़ने की इच्छा से वह लंदन जाने के लिए उसने अपनी पढ़ाई करी और पढ़ने की कोई खास इच्छा मन में नहीं थी, मन में तो खून उबल रहा था और बदला लेने की भावना से उधम सिंह 1933 में लंदन गए और 1934 में वहां पता चला कि आर डायर की मृत्यु कैंसर से हुई है। 1927 में हो गई है तड़प तड़प कर। भगवान तो कहीं से देख ही रहा होता है। तो जो आर डायर थी उसकी मृत्यु हो गई कैंसर से 13 मार्च 1940। और जो ओ डायर थे वो बड़े ज्ञानी बने फिरते थे, सेमिनार करते थे और वहाँ पे लोगों को जीवन जीने की कला सिखाते थे। जीवन में कैसे जीना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ऐसा ज्ञान वो सेमिनार आयोजित करके दिया करते थे। 13 मार्च 1940 को लंदन के एक सेमिनार में जहाँ पे ओ डायर ज्ञान देने पहुंचे थे, वहाँ पे उधम सिंह एक पत्रकार बन के वहाँ गए और क्योंकि हम भारतीय थे तो हमारी बहुत अच्छी तरह से जांच हुआ करती थी, इसलिए वहाँ पर वो एक बुक लेकर गए थे जिसमें उन्होंने बीच के पत्तों को फाड़कर उसमें एक बंदूक छुपा ली थी। रखकर वो पहुँचे ओ डायर के सामने। पूरी सेमिनार को उसने बहुत अच्छी तरह से सुना। जैसे ही ओ डायर बोला और उधम सिंह ने खड़े होकर 6 की 6 गोलियां ओ डायर की सीने में ठोक दी और बाद में उसने कहा कि यही बदला लेने के लिए मैं लंदन आया था। और इसके बाद में उधम सिंह को मृत्युदंड हुआ और उधम सिंह ने ओ डायर को 1940 में लंदन के एक सेमिनार में पत्रकार के रूप में गोली मारकर हत्या कर दी और 1940 में उधम सिंह को लंदन में ही फांसी दी गई और लंदन में ही दफनाया गया। 1974 में इंदिरा गांधी अस्थियां लेकर भारत आई और अमृतसर के जलियांवाला बाग के पास में लाकर उनकी अस्थियों को दफनाया। अब हम चलते हैं खिलाफत आंदोलन की तरफ। जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था 1914-1918, इस प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड की जीत हुई थी और तुर्की की हार। तुर्की के शासक खलीफा को पद से हटाया गया। जो तुर्की के शासक थे उसको खलीफा के पद से हटा दिया गया। इसके विरोध में भारतीय मुसलमान, जो खलीफा थे वो मुस्लिम हुआ करते थे, जो भारतीय मुसलमान थे हमारे भारत में भी यहाँ विरोध हुआ और इसके विरोध में बम्बई में एक खिलाफत कमेटी की स्थापना की और खिलाफत आंदोलन चलाया। खिलाफत कमेटी में कौन कौन थे? सितंबर 1919 खिलाफत कमेटी, अली बंधु, मोहम्मद अली, मौलाना शौकत अली और मौलाना आजाद। और इस कमेटी में थे हजरत मोहानी। हजरत मोहानी ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। भगत सिंह ने नहीं दिया था, हजरत मोहानी ने दिया इंकलाब जिंदाबाद। हकीम अजमल खां और मुख्तार अंसारी ये खिलाफत कमेटी के सदस्य थे। और अली बंधु का समाचार था कामरेड और हमदर्द। मौलाना आजाद का समाचार पत्र था अल हिलाल। और
इस खिलाफत कमेटी ने दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन हुआ और उन्होंने गांधी जी को कहा कि हिंदू हमारा साथ नहीं देते हैं, हम मुसलमान मिलकर ही इस आंदोलन को चला रहे हैं। तो गांधी जी सबकी तरफ थे। अभी तक जब कमेटी स्थापित की थी, जब गांधी जी को बुलाया नहीं गया था, और बाद में जब अधिवेशन हुआ तो बाद में गांधी जी से कहा कि अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अधिवेशन में गांधी जी से कहा कि हिंदू हमारा साथ नहीं देते हैं। तो गांधी जी ने हिंदुओं के साथ मिलकर खिलाफत आंदोलन को चलाया, लेकिन खिलाफत आंदोलन का नाम बदलकर अब असहयोग आंदोलन के रूप में चलाने का निर्णय लिया। और दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत अधिवेशन कब हुआ था? 22 से 24 नवंबर 1919। सितंबर 1919 में खिलाफत कमेटी का गठन हुआ था और नवंबर 1919 में खिलाफत कमेटी का अधिवेशन हुआ, जिसमें अध्यक्ष गांधी जी को बनाया गया था। नेक्स्ट हम असहयोग आंदोलन की तरफ चलेंगे। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।